हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपके हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 1। इसके काव्य खंड का अध्याय है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है त्रिलोचन जी ने और आज हम कर रहे हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दोनों ही कोर्स बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इनमें बुक्स भी आपकी अलग अलग ही चलती हैं। जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं कोर, तो कोर में हमारी बुक चलती है अंतरा आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और है आपका एक नेक्स्ट बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक ऐसी है जो आपकी क्लास 11th में भी चलती है और क्लास 12th में भी चलती है, और जो चैप्टर आपके क्लास 11th में चलते हैं वो चैप्टर आपके कोर और इलेक्टिव दोनों ही सिलेबस में आते हैं। तो जैसा कि आज हम करा रहे हैं बुक अपनी आरोह भाग 1, तो ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड के हम सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा चुके हैं और काव्य खंड के भी कई चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। ये जो कविता है हमारे सामने त्रिलोचन जी ने रखी है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो है काम के लिए पलायन करते हुए व्यक्तियों की समस्या के बारे में, अनपढ़ स्त्रियों की समस्याओं के बारे में इस कविता में लिखा है। इस कविता का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान दीजिएगा कि काव्य खंड के जितने भी चैप्टर्स जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए रेडी करें तो उसमें लेखक परिचय होगा, लेखक की रचनाएं होंगी, उसका जीवन मृत्यु स्थान सब कुछ होगा, उसकी काव्यगत विशेषताएं होंगी, पाठ परिचय यानी कि कविता का जो परिचय रहता है वो होगा, कविता का अर्थ होगा, कविता का तात्पर्य यानी कि उसका आश्रय होगा, शब्दार्थ होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। मतलब कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो जब भी आप कोई चैप्टर रेडी कर रहे हो तो फुल प्रूफ तैयारी के लिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं और यहाँ पर हम आपके लिए हर एक सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, चंपा क्या काम करती है? वहां पर बताया गया है ना कि चंपा जो है वो गाय बैलों को चराने, बकरियों को चराने का काम करती है। तो क्या हुआ? चरवाही, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई या घरेलू नौकरी? तो वो क्या करती है? वो करती है चरवाही का काम। जो गाय बैल चराने का, जो भैंस पशु चराने का जो काम करते हैं वो काम क्या कहलाता है? चरवाहे होते हैं वो। अब चूंकि एक स्त्री है, लड़की है, इसलिए ये क्या कहेंगे? चरवाही का काम करती है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? अब चंपा एक थोड़ी सी चंचल, नटखट, शरारती सी लड़की है और जब वो कवि के पास आती है तो कहीं ना कहीं उनका कहीं कागज गायब कर दे, कहीं पेन गायब कर दे, और ये सब देखकर हमारे कवि थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो क्या गायब देखकर वो परेशान हो जाते हैं? चंपा को, कागज को, चौपाए को या सुंदर को? तो वो क्या देखकर गायब हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं? वो है कागज। जब वो देखते हैं कि भाई मैं तो अब चलो कविता लिखूं, तो देखा कि उनका कागज ही गायब है। क्यों? क्योंकि चंपा थोड़ा नटखट है और वो हमेशा इन सब चीजों को गायब कर देती है ताकि कवि उसके साथ बात करे, उसके साथ समय बिताए, ना कि वो अपनी कॉपी किताबों के साथ लगा रहे। इसलिए वो ऐसा काम करती है। प्रश्न संख्या 3 है, चंपा किसकी लड़की है? अर्थात अब देखो ये क्वेश्चन कई और वे से भी पूछा जा सकता है। चंपा के पिता का क्या नाम है? ठीक है, चंपा किसकी पुत्री है? अब यहाँ पे पूछ लिया चंपा किसकी लड़की है, तो उसके पिता का नाम भी पाठ में मेंशन है। सुंदर की, मुंदर की, इंद्र की या सतेंद्र की? तो किसकी लड़की है? चंपा सुंदर की लड़की है। किसकी लड़की बताई गई है? सुंदर की लड़की बताई गई है। प्रश्न संख्या 4 है, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया है? अब इस पूरे पाठ में वो बताते हैं कि किसी की इच्छा है कि सभी लोग पढ़ें, तो वो किसकी इच्छा है? नेहरू जी की, बोस जी की यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की, गांधी जी की या पटेल जी की यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की? तो किसकी इच्छा है? वो इच्छा है गांधी बाबा की, यानी कि महात्मा गांधी की इच्छा है कि देश का हर एक व्यक्ति, जन जन जो है वो पढ़े। ये बात कवि जो है चंपा को समझाता है, उनको बताता है। चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है?
अब देखिए ये अब चिन्हों से स्वर निकलने का तात्पर्य पहले आप समझ लो। आप सभी को, अगर आप लोगों ने व्याकरण पढ़ी है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिपि। किसी भी भाषा जिस तरीके से लिखी जाती है वो लिपि कहलाती है। तो जाहिर सी बात है जो ये लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं, ये चिन्ह हैं चिन्ह की नहीं है। अब इन चिन्ह को पढ़ने से हमारे मुंह से स्वर निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज देख कर क्या है, चंपा आश्चर्यचकित, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो ऐसे काले काले अक्षर देखकर जो है वो सोचती थी कि भाई इनसे ध्वनि कैसे निकलती है। तो सीधे कहता है, उसे क्या है, चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता, प्रसन्नता, संदेह, आश्चर्य या भय। तो क्या दिया, वो होता, उसको आश्चर्य होता था कि इन जो ये आड़ी टेढ़ी लाइनें जो काले अक्षरों से लिखी रहती हैं, इनसे कैसे इस तरीके के स्वर निकल सकते हैं, ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता था। प्रश्न संख्या 6 है, हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े क्या है। अब हारे गाढ़े काम सरेगा ये एक लाइन है कविता में। अब इसमें हारे गाढ़े का क्या मतलब होता है, हर समय, कठिनाई में, मिलने पर या प्रदेश जाने पर। हारे गाढ़े का तात्पर्य होता है कि जब हमारे ऊपर कठिनाई पड़ेगी तब ये पढ़ाई हमारे काम आएगी। तो हारे गाढ़े का तात्पर्य है कठिनाई से, यानी कि भाई हमारा जीवन हमेशा तो स्मूथ चलता नहीं, कभी बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे ऊपर मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, तब उस समय जो है ये पढ़ाई हमारे बहुत काम आने वाली है। प्रश्न संख्या 7 है, बजर शब्द का क्या अर्थ है। अब इन्होंने बजर बोला है ना, कलकत्ता पे बजर गिरे। अब बजर का तात्पर्य क्या होता है, वज्रपात, हिमपात, बजना या सुनना। तो वज्रपात, बजर का तात्पर्य होता है वज्रपात। अब वज्रपात का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंद्र का जो अस्त्र है, ठीक है, इंद्र के हाथ में एक अस्त्र होता है, आपने ध्यान दीजिएगा, वो जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आप लोग आसमान में जो बिजली कड़कते हुए देखते हो ना, तो वो ये बताया जाता है, कहा जाता है, ऐसे हमारे पुराण में लिखा है कि जो है इंद्र जी जो है सिर्फ अपने जो वज्र को है वो खाली घुमाते हैं तो उससे वो बिजलियां कड़कने लगती हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके जो अस्त्र है उसको वज्र कहा जाता है। और वज्रपात अगर कहीं पर हो जाए तो वो जगह तबाह हो जाती है, अर्थात कहीं बिजली देखिए गिरती है तो क्या होता है, वो जगह पूरी निस्तेनाबूद हो जाती है ना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वही चीज़ उसने यहाँ पर बोला कि जो कलकत्ता, जहाँ पर उसका पति काम करने जाएगा, उस पर बजर गिरे, अर्थात वो कलकत्ता पूरा शहर जो है वो इंद्र के प्रकोप से नष्ट हो जाए, वो रहेगा ही नहीं, तो उसका पति वहां जाएगा ही नहीं। तो समझ में आया वज्र गिरने का मतलब क्या है और वज्रपात का मतलब क्या होता है। प्रश्न संख्या 8 है, चंपा कहां तक पढ़ी लिखी है। अब चंपा कहां तक पढ़ी लिखी है, अशिक्षित है, अर्धशिक्षित है, शिक्षित है या उच्च शिक्षित है। तो चंपा कैसे है, वो अनपढ़ है, उसने वो बिल्कुल अशिक्षित है, उसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करी हुई है। प्रश्न संख्या 9 है, संदेशा शब्द किस भाषा का शब्द है। अब संदेशा शब्द किस भाषा का शब्द दिया गया है बताइए, संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का, देशज भाषा का या विदेशज भाषा का। तो संदेशा क्या दिया, यहाँ संदेशा नहीं है, यहाँ संदेशा है, संदेशा देशज भाषा है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज जो बोली जाती है उस भाषा का वो शब्द है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है। अब जब कवि हमारे पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वो अक्सर उनको सुनती रहती है, तो उनको सुनता हुआ देखकर उसे कैसा लगता है, कैसे सुनती है वो, बोलते हुए, शोर करते हुए, चुपचाप या फुसफुसाते हुए। तो जब कवि पढ़ते हैं, अब जैसे किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो बोल के पढ़ते हैं, और क्या करती है चंपा जो है वो चुपचाप खड़े होकर उनको सुनती रहती है कि आखिर किस तरीके से इन काले काले जो ये लिखी रहती हैं चिन्ह, इनसे किस तरीके से ध्वनि निकलती है या स्वर निकलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, चंपा क्या छिपा देती है। क्या छिपाती है वो, जिसके बाद हमारे कवि परेशान हो जाते हैं, जूता, टोपी, रोटी, सब्जी, कलम, कागज, स्याही, दवात। तो वो क्या छुपाती है, वो है कलम और कागज, अर्थात पेन और पेपर को वो छिपा देती है। अब उसका छिपाने का कारण क्या था,
कारण ये था कि भाई कवि हमारे जो है हमेशा कविता लिखना या कविता पढ़ने जैसे काम करते रहते हैं, मगर चंपा चूंकि नटखट है, उसे बातें करना, खेलना ये सब अच्छा लगता है, तो वो आती थी और तुरंत इन दोनों को छिपा देती। ये दोनों रहेंगे ही नहीं तो कवि इसमें उलझेंगे ही नहीं, और फिर वो चंपा के साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, इसलिए वो छिपा देती थी। प्रश्न संख्या 12 है, चंपा के पिता क्या काम करते थे? अब क्या काम करते थे? जुलाहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं या चरवाहे हैं? अब चंपा जब बैल चरवाहे चरा रही है, चौपाए चरा रही है, चौपाए का मतलब तो आप जानते हो ना, 4 पैरों वाले जो पशु होते हैं, जिसमें बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सभी आते हैं। तो उसके पिता भी वही हुए, तो सीधे सीधे क्या हुआ, सुंदर जो है वो एक चरवाहा है। प्रश्न संख्या 13 है, विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार है? अब जो विवाह करने वाला जो काम होता है, जैसे बोला गया, कभी वो बोलते हैं कि भाई कभी ऐसा होगा कि तुम विवाह करोगी, तो उसके विषय में क्या विचार है चंपा का? वह कभी विवाह नहीं करेगी, वह अभी विवाह करेगी, अब वह अभी विवाह नहीं करेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब वो बोलती है कि तुम विवाह करोगी, तो वो सीधे सीधे क्या बोलती है, वह कभी विवाह नहीं करेगी। उसमें एक लाइन है ना कि वो कभी विवाह नहीं करेगी, तो उसने सीधे क्या बोला था कि तुम विवाह करोगी, पति तुम्हारा कुछ दिन साथ रहेगा, फिर काम करने को कलकत्ता में जाएगा। तो उसने बोला था मैं विवाह नहीं करूंगी। तो जब वो काम करने कलकत्ता में जाएगा, तब उस बात पे वो बोलती है कि कलकत्ता पे बजर गिरे। तो पहले तो वो उसने लिटरली मना कर दिया कि वो विवाह नहीं करेगी, ऐसा वो बोलती है। प्रश्न संख्या 14 है, बालम शब्द किसका प्रतीक है? अब जो बालम शब्द लिया गया ना, बालम होगा तुम्हारा, तो बालम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बालक का, पिता का, पति का या ससुर का? तो बालम शब्द किसका प्रतीक के रूप में है? वो पति के रूप में माना जाता है, पति का ही पर्यायवाची बालम होता है। प्रश्न संख्या 15 है, कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? अब कवि ने वो बताया था ना कि वो कहाँ जाएगा नौकरी के लिए, तो उसने क्या बताया था, मुंबई, कोलकाता में, दिल्ली में या नागपुर में? तो कवि ने क्या बताया था कि वो नौकरी के लिए कोलकाता में चला जाएगा, तभी तो उसने बोला था कोलकाता पे बजर गिरे। प्रश्न संख्या 16 है, चंपा ने किसको झूठा कहा है? अब वो किसको झूठा कह रहे हैं? कवि को, अपने पिता को, गांधी जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो उसने किसको झूठा बोला है? जब कवि बार बार चंपा से बोलते हैं कि तुम पढ़ लो, गांधी बाबा की यही इच्छा है, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम तो झूठे हो, तुमने तो बोला था गांधी बाबा अच्छे हैं। जब अच्छे हैं तो वो बुरे काम करने को क्यों बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो? अब चंपा बुरे काम, पढ़ने को बुरा काम क्यों मानती? क्योंकि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो अपना गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, वो अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास नहीं रहते, उनको दुखी छोड़ देते हैं, तो इसलिए पढ़ना लिखना उसको बुरा लगता है, इसलिए वो उसको बोलती है कि पढ़ना लिखना गलत काम है। अब जो कवि ने जो गांधी बाबा की एक छवि बनाई चंपा के सामने, वो एक अच्छे पुरुष की छवि बनाई, वो एक्चुअल में अच्छे पुरुष हैं, तो वो बोलती है कि अगर गांधी बाबा बोल रहे हैं पढ़ो, तो यानी कि पढ़ना तो गलत काम है। तो वो क्या बोलती है कि कवि से बोलती है कि तुम झूठे हो, जो तुमने मुझसे झूठ बोला कि गांधी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी होते तो वो पढ़ने के लिए क्यों बोलते? प्रश्न संख्या 17 है, चंपा का स्वभाव कैसा है? अब वो स्वभाव से कैसी है, गंभीर, क्रोधी, चंचल या संदेही? तो जैसे कि उसमें बताया गया है कि वो नटखट है, तो नटखट का तात्पर्य सीधे से क्या हुआ, वो चंचल है। प्रश्न संख्या 18 है, चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है? क्या चीज देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है? कवि को देखकर, विद्यालय जाकर, काले काले अक्षरों को देखकर, अपनी शादी की बात पर? वो क्या देखती है? वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है उन काले काले अक्षरों से जिनसे वो ध्वनि निकल रही है, जो कवि बोल रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के रचयिता कौन है? अब ये जो कविता हमने पढ़ी है, इसके रचयिता कौन है, किसने लिखी है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचन, राम नरेश त्रिपाठी या दुष्यंत कुमार? तो किसने ये कविता लिखी है? वो है त्रिलोचन जी ने लिखी है कविता ये। प्रश्न संख्या 20 है,
कलकत्ते पर बजर गिरे, किसने कहा ये बात, कौन बोल रहा है कलकत्ते पर बजर गिरे? तो पूरी कविता में हमने बताया ये चीज चंपा ने बोली है, कवि ने, चंपा ने, सुंदर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है चंपा ने। प्रश्न संख्या 21 है, विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? यानी कि जब उसका विवाह हो जाएगा तो उसने किसको बोला है कि वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगी? सास को, ससुर को, देवर को, या पति को? क्योंकि कवि क्या बोलता है, कवि क्या बोलता है कि जब तुम्हारी शादी होगी कुछ दिन तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति रहेगा, फिर काम के लिए तुम्हें छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा। तो फिर इस बात से चंपा गुस्सा हो जाती है। तो चंपा क्या बोलती है कि नहीं, मैं पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी, उस कलकत्ता पे बजर गिरे, यानी कि वो कलकत्ता जो रहेगा ही नहीं, बजर गिर जाएगा, तो उसका पति हमेशा उसके साथ ही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 है, त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है? अब इस कविता के जो रचयिता हैं त्रिलोचन जी, उनका वास्तविक नाम त्रिलोचन नहीं है। उनका वास्तविक नाम क्या है? कि देखिए लेखक परिचय में से आया है जयदेव सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, वासुदेव सिंह, या त्रिलोचन सिंह। तो उनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, उनका वास्तविक नाम है। प्रश्न संख्या 23 है, विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार है? अब विवाह के बारे में वो क्या सोचती है? वह कभी विवाह नहीं करेगी, वह अभी विवाह करेगी, तुरंत वह अभी विवाह नहीं करेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका क्या विचार है कि वह कभी विवाह नहीं करेगी। जब कवि पहले, सबसे पहले विवाह की बात करते हैं तो वो तुरंत डिनाई कर देती है कि वो हमें विवाह नहीं करे, लेकिन बाद में वो बोलती है पति को लेकर, कलकत्ता को लेकर, उसकी नौकरी को लेकर, वो बाद में बोलती है। लेकिन पहले जैसे ही कवि बात को शुरू करते हैं विवाह को लेकर, तो वो अपनी राय प्रकट कर देती है कि मैं विवाह कभी भी नहीं करूंगी। तो इस बात से सीधे पता चलता है कि वो थोड़ा सा शाई है। जैसे लड़कियां होती है ना, शादी की बात करो तो शर्मा जाती कि नहीं नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि चंपा के अंदर वो एक लड़की वाला जो शर्म लिहाज है वो अभी है, इसलिए वो इस बात को बोल रही है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है में कौन सा अलंकार है? ध्यान से देखिएगा, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास? तो जरा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चंपा का चाव, चौपायों का चा और चरवाही के लिए ये सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25, चंपा की को कविता में पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है? अब चंपा से बार बार बोल रहे हैं कवि कि भाई पढ़ लो, लिख लो, तो उन्होंने पढ़ने लिखने के कई लाभ बताए। अब वो लाभ क्या है? नौकरी करोगी तुम पढ़ लिख के, पति को पत्र लिखोगी, ज्ञान प्राप्त करोगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लाभ कविता में बताया गया है वो है पति जब तुम्हारा दूसरी जगह जाएगा तो तुम उसको पत्र लिख पाओगी, ये लाभ बताया गया है। क्योंकि जब पढ़ने नहीं आएगा तो पति को हम किस तरीके से पत्र लिखेंगे, कैसे अपने मन की बात बताएंगे? भाई पति पत्नी के बीच ऐसे बहुत सी बातें होती हैं कि हम किसी और को जो है वो पत्र लिखने के लिए बोल नहीं सकते। पति का पत्र आएगा तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि किसी को हम पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो तुम अपने मन की बात पति को लिख पाओगी, और पति जो लिख कर भेजेगा तुम उसको पढ़ पाओगी। ये लाभ बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करती है? उसने जो लिख रहे हैं वो तो उसको क्या बोलती है? चंपा क्या बोलकर बताती है? कागज रंगना, कागज चीन्हना, रौंदना, या कागज गोदना? तो वो क्या बोलती है? कागज गोदना, यानी कि पूरी दिन गोदते रहते। गोदने का मतलब होता है, छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, छोटे बच्चे जो लिख पढ़ नहीं पाते बिल्कुल भी, जो नया नया पेन पकड़ना भी एटलीस्ट उनको नहीं आता है, तो जैसे हम लोग पेन जो है वो इस तरीके से पकड़ते हैं, बच्चे, आप छोटे बच्चे देखोगे ऐसे पकड़े, ऐसे 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 करके करते रहते हैं, आड़ी टेढ़ी लाइन, तो उसको गोदना कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे तो लेखक वो गोदने का काम नहीं कर रहा है लिटरली, लेकिन चंपा ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि चंपा लिखना पढ़ना नहीं जानती, इसलिए वो उस लिखाई पढ़ाई को वो उसे गोदना ही समझती है।
प्रश्न संख्या 27 है, प्रस्तुत कविता में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। अब कोई भी कविता अगर लिखी जाती है तो किसी शैली में लिखी जा रही है। अब ये किस तरह की शैली आपको बताई गई है। आत्मकथ्यात्मक शैली है, संवाद शैली है, हास्य व्यंग शैली है या रीति शैली है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि कवि कुछ बोल रहा है, चंपा बोल रही है, फिर कवि जवाब दे रहा है, चंपा जवाब दे रही है। तो इस तरीके से कवि जो है, ये जो पूरी कविता लिखी गई है किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे ये कविता संवाद शैली में लिखी गई है। क्योंकि जहां चंपा बोल रही है, कवि भी बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं, चंपा उसका जवाब दे रही है, इसलिए ये पूरी तरीके से एक संवाद शैली में लिखी गई कविता है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस व्यथा को उभारा है। व्यथा अर्थात तकलीफ जो है ना, किस व्यथा को। देखिए कोई भी कविता अगर लिखी जाती है किसी उद्देश्य से लिखी जाती है, जाहिर सी बात है कवि के साथ ऐसी कोई लड़की रही होगी चंपा, जिसके साथ उनकी ऐसी वार्तालाप हुई होगी। तो इस वार्तालाप होने के बाद जो है उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला होगा, जो तकलीफ निकाली होगी, जो दर्द निकाला होगा, वो सामने रखा है। तो वो दर्द या तकलीफ चंपा से बात करने के बाद उनके मन में क्या आई, क्या चीजें उन्होंने सोची कि क्या समस्या है वो। शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति को, दूसरा किसानों की व्यथा को, छात्रों की व्यथा को और मजदूरों की व्यथा को। उन्होंने किस व्यथा को निकाला कि शिक्षित वर्ग, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो पलायन कर जाते हैं, यानी कि वो अपने जगह, अपनी जमीन को छोड़कर कमाने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते। तो पलायन यानी कि नौकरी के लिए गए, तो उस व्यथा को निकाला। क्योंकि भाई जो लोग पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद उन्होंने अपना फ्यूचर देखा और वो चले गए, लेकिन उनके पीछे उनके गांव में बहुत सारे लोग, भाई बहुत सारे लोग शिक्षित होते हैं, जो उनके परिवार में माता पिता के अलावा ना पत्नी और बच्चे भी होते हैं, वो उनको भी यहीं छोड़ जाते हैं और खुद चले जाते हैं। अब देखिए इसकी तकलीफ कितनी, उनको वहां अकेला रहना है तकलीफ, ये पूरा परिवार यहाँ अकेला, भाई बुजुर्ग हैं, पढ़ाई लिखाई, कपड़ों लत्ता, दवाई, सब कुछ होता है कि नहीं होता एक परिवार में। तो वो उस व्यथा को निकाल के रखना है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो अपने गांव को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो वो एक तकलीफ घर वालों की भी और उस शिक्षित व्यक्ति की भी बताई गई, क्योंकि पढ़ने के बाद कोई जाहिर सी बात है मजदूरी तो करेगा नहीं, कुछ अच्छा ही काम करना चाहेगा, तो इसलिए वो शहर को चला जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, तुम गौने जाओगी में गौने शब्द का क्या अर्थ है। अब गौने का तात्पर्य, तो गौना जाना, ये जो है गौना वगैरह जो होता है असली अभी भी गांव वगैरह में होता है। क्या होता है इसको पहले आप ट्रेडिशन समझ लो, इसका अर्थ क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लें, कलकत्ता स्कूल जाना या गांधी जी है या ससुराल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि शादी हो जाती है गांव में। पहले क्या हो, पहले के समय में बता रहे हैं, आजकल तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है इस बात को लेकर कि लड़की की शादी 18 साल से जो है आप नीचे की लड़की की शादी नहीं कर सकते, वो बाल विवाह है। जब ये कानून नहीं बना था, हम तब की बात अगर करें, तो उस समय क्या होता था, बच्चों के विवाह हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चों की शादी हो जाया करती थी। शादी हो गई, लेकिन क्या होता था, शादी के समय लड़की इतनी बड़ी नहीं है, समझदार नहीं है, तो जो है वो अपने मायके में ही रहती थी। शादी के बाद लड़का अपने घर में, लड़की अपने घर में, और जब तक वो बड़ी होकर समझदार नहीं हो जाए तब तक उसको उसके ससुराल नहीं भेजा जाता था। अब जब वो समझदार हो गई तो उसको ससुराल भेजा जाना है, तो लड़के वाले जो आते थे उसको लेना, तो उसको कहते थे गौना जाना। गौना जाने का तात्पर्य होता है कि लड़की को अब ससुराल भेजा जा रहा है, शादी तो बहुत पहले हो चुकी है लेकिन अब ससुराल भेजा जा रहा है, तो गौना जाने का तात्पर्य होता है ससुराल जाने से। तो यहाँ पर तुम गौना जाओगे में गौने शब्द का अर्थ है ससुराल जाना। प्रश्न संख्या 30 है, कविता में किस शहर पर बजर गिरने की बात की गई है। चंपा कौन से शहर पे बजर गिरा रही है, वो शहर है आपका कलकत्ता। ठीक है ना, कलकत्ता पे वो बजर गिरने की बात कह रही है। प्रश्न संख्या 31 है, गांधी बाबा की इच्छा क्या थी। अब गांधी बाबा की इच्छा क्या थी, वो उनके मन में क्या था, अमर होना, शहीद होना, सभी आंदोलन में भाग लेना या जन जन पढ़े। तो सही सीधे उनके जो गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदुस्तान का जितनी भी आबादी, जितने भी लोग हैं वो सब ही पढ़ें, अर्थात जन जन पढ़े। प्रश्न संख्या 32 है, कौन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। किसके बारे में भाई, ये तो कविता का हमारा शीर्षक ही है,
चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, अर्थात कौन नहीं पहचाना। चीन्हने का मतलब होता है पहचानना। तो कौन जो है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचान रहा है, वो है चंपा। वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण चंपा का नहीं है। अब चंपा को यहाँ पर बताया गया है बहुत सारी, वो नटखट भी है, शरारती भी है, सारी चीजें अच्छा ही बताइए, लेकिन अब यहाँ पे कोई एक ऑप्शन है जो उसका जो है जो उसका स्वभाव नहीं है। क्या है? नटखट नहीं है, शरारती है, झगड़ालू है या चंचलता है। तो जो उसके अंदर नहीं है वो क्या है? वो झगड़ालू नहीं है। वो नटखट भी है, शरारती भी है, चंचल भी है, लेकिन वो झगड़ालू नहीं है। खास तौर से जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए, क्या है या क्या नहीं है, तब उसके हिसाब से आंसर लगाना। अभी उन्होंने पूछा कि क्या गुण नहीं है, तो झगड़ालू है, और अगर उससे पूछा जाए कि क्या गुण है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि नटखट गुण है, क्योंकि बुक में नटखट शब्द ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, कवि क्यों परेशान रहता है। अब वो किस कारण से बहुत परेशान है? अब वो चंपा के कारण परेशान है, क्योंकि चंपा जो है उनका कलम और कागज छिपा दिया करती है। चंपा की शरारतों से, चंपा के रोने से, चंपा के झगड़ों से या चंपा के चरवाही से। तो वो क्यों परेशान है? वो है चंपा की शरारतों से परेशान, क्योंकि भाई वो शरारती लड़की है। वो जब आती है तब उनके कागज कलम को छिपा देती है, और फिर वो ढूंढते रहते हैं, फिर वो कविता लेखन नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। यानी कि चंपा की शरारतों से वो परेशान रहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, कवि दिन भर क्या करता रहता है। अब कविता में दिया ही गया, चंपा बोलती ना कि वो दिन भर क्या करते रहते हैं। कविता लिखता है, खेती बाड़ी करता है, गाने सुनता है या खाली बैठा रहता है। तो चंपा ने क्या बोला है? वो सबसे ज्यादा परेशान किस लिए रहती है? क्योंकि वो पूरा दिन कविता लेखन करता रहता है और चंपा के साथ वक्त नहीं गुजारता। तो उसी लाइन में ये बताया गया है कि वो पूरा दिन जो है वो कविता लिखता रहता है, जो चंपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि चंपा को कि उसके साथ वक्त गुजारे, इसलिए उसे ये चीज बताई कि वो पूरा दिन तो कविता ही लिखते रहते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, चंपा की बात पर कवि क्या कहता है। अब चंपा जब ये सारी बातें कर रहा है, वो लेखक जब सारी बातें कर रहा है, तो चंपा उसके बारे में जवाब दे रही है, और जब उसके जवाब हमारे लेखक सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? वो खुश होते हैं, हंसते हैं, खींचते हैं या नाराज होते हैं। तो चंपा जो इस तरीके के जवाब दे रही है, उससे जो है हमारे कवि हंसने लगते हैं, वो हंसते हैं उसके सारे जवाबों को सुन के। प्रश्न संख्या 37 है, चंपा को कवि क्या सलाह देता है। अब क्या वो कह रहे हैं? पूरी कविता में वो चंपा को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, तुम पढ़ लो, ये चीज समझा रहे हैं ना। तो क्या है? पढ़ने की सलाह देता है, काम करने की सलाह देता है, घर जाने की सलाह देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चंपा को वो क्या सलाह दे रहे हैं? कि भाई पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप इतने एमसीक्यूज हमारे साथ कर रहे हो, आपने एक चीज गौर करी है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसके बाद मुझे आंसर पता रहता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखते हो कि मैं सारे ऑप्शंस पढ़ती हूँ। ठीक है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये काम आपको भी करना है। क्यों करना है? भले ही कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 100% या 101 या 500% भी पता है, तो भी आपको ऑप्शन पढ़ना है। कारण जानते हो क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस आपको ऐसे दे दिए जाते हैं कि आप गड़बड़ा जाओ। लेकिन जब आप पूरे ऑप्शंस पढ़ोगे और फिर आपके माइंड में जो आंसर है उससे जब टैली करोगे, तब आप सही आंसर को निकाल पाओगे। इसलिए लाख आपको आंसर पता हो, लेकिन तब भी सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत ना कर दो। इसलिए ये प्रिकॉशनरी काम किया जाता है। हमने तो भाई ये पोएम कई बार पढ़ी, तो हमें सारे आंसर पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। यही आपको भी करना है। प्रश्न संख्या 38 है, चंपा कोलकाता के लिए क्या कामना कर रही है। उसने कोलकाता के लिए क्या चीज सोची है, क्या करने के लिए सोची, क्या हो जाए कोलकाता के साथ में। बादल फट जाए, आग लग जाए, ज्वालामुखी फट जाए, वज्रपात हो जाए। तो उसने क्या सोचा है? वो है वज्रपात हो जाए। अर्थात वज्रपात का तात्पर्य ये हो कि पूरा कोलकाता ही नष्ट हो जाए, वो बचे ही नहीं, ये उसने कामना
करी है। प्रश्न संख्या 39 है, कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है, किस चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहा है, पूरी कविता में वो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, फैशन का, पढ़ाई लिखाई का, काम करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो वो पूरी कविता में वो महत्व समझा रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, कि पढ़ाई लिखाई लाइफ में बहुत जरूरी होती है, वो तुम करो। प्रश्न संख्या 40 है, त्रिलोचन जी का जन्म कब हुआ। अब देखिए, हमने आपको पाठ में से बता दिया, पाठ परिचय में से भी प्रश्न आ गए। अब देखिए, पाठ लेखक के जीवन परिचय से प्रश्न आ रहा है, उनका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, सन 1915 में, सन 1916 में, सन 1917 में, सन 1918 में। तो कब हुआ है उनका जन्म, वो है सन 1917 में। प्रश्न संख्या 41 है, त्रिलोचन जी का जन्म कहाँ हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि कब हुआ, अब कहाँ हुआ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, बस्ती उत्तर प्रदेश, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बहराइच उत्तर प्रदेश। तो त्रिलोचन जी का जन्म हुआ है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 42 है, त्रिलोचन जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं। अब इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में ही काम किया है, तो ध्यान रखिए कि उनकी दोनों ही रचनाओं का उल्लेख इनके जीवन परिचय में किया गया है। तो हमेशा जब भी आप लर्न करना, याद रखना उनकी काव्य और गद्य दोनों ही रचनाओं को सेपरेटली याद करना है ना। तो यहाँ पर काव्य रचनाओं की बात की गई है, देखिए कौन सी आएंगी, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत। नेक्स्ट है ताप के ताए हुए दिन, फिर है शब्द उस जनपद का कवि हूं। क्या है, एक है शब्द, उसके बाद है उस जनपद का कवि हूं, ये अलग अलग है। नेक्स्ट है अर्घान, तुम्हें सौंपता हूं, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। तो यहां पर जो दिया गया है, हम ये देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी, ये सारी जितनी भी रचनाएं हैं, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं त्रिलोचन जी की। तो सही क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 43, निम्न में से त्रिलोचन जी की गद्य रचनाएं कौन सी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने काव्य में भी रचनाएं करी हैं और गद्य में भी करी। तो काव्य रचनाएं हमने देख ली सारी। अब ये आ जाते हैं गद्य रचना कौन सी है। देश काल, रोज ना मचा, क्या है, रोज ना मचा। दूसरा है काव्य और अर्थबोध, तीसरा है मुक्तिबोध की कविताएं, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो रचनाएं दी गई हैं, ये सभी उनकी गद्य रचनाएं हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 है, त्रिलोचन जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, जितने भी कवि हैं या लेखक हैं, उनको कोई ना कोई सम्मान जरूर प्राप्त होता है। अब वो सम्मान भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर त्रिलोचन जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, ये उनके जीवन परिचय में दिया गया है। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश। तो सही क्या है, उपरोक्त सभी। तो सही क्या आया हमारा, उपरोक्त सभी ही जो त्रिलोचन जी को प्राप्त पुरस्कार हैं। प्रश्न संख्या 45 है, चंपा काले काले अच्छन नहीं चीनती कविता त्रिलोचन जी के किस काव्य संग्रह से लिया गया। अब देखिए, कवि जो है वो बहुत सारी रचनाएं करते हैं। अब सारी रचनाओं के लिए अलग अलग बुक छपती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक ही बुक में उनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं वगैरह संग्रहित हो जाती। जैसे कहानी लिखी तो एक ही उसमें कहानी संग्रह में कई सारी कहानियां उन्होंने ऐड कर दी। उसी तरह जो कविताएं लिखी तो उन्होंने एक संग्रह बनाया, उसी में सारी जो है कविताएं संग्रहित हो गई। तो इस तरीके से ये जो हमारी कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चींतती, ये इनकी किस कविता संग्रह से लिया गया है, काव्य संग्रह से लिया गया। देखिए क्या है, आकाश, धरती, मेरा घर, गुलाब और बुलबुल। तो ये जो लिया गया है, ये इनका काव्य संग्रह है, धरती से लिया गया है। अब ये जहां पर कविता का परिचय दिया गया ना, ये वहां का क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, जहां पर लिखा जाता है कि ये कविता या ये कहानी किस संग्रह से ली गई है। प्रश्न संख्या 46 है, त्रिलोचन जी का देहांत कब हुआ। अब उनकी मृत्यु कब हुई, सन 2010 में, सन 2015 में, सन 2007 में या सन 2009 में। तो त्रिलोचन जी की जो मृत्यु हुई है वो है सन 2007 में। वो तो 2007 को उनका देहावसान हो गया था।
तो यहाँ ये पूरा पाठ हमने समाप्त किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कविता ज़्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन तब भी हर एक चीज़ का अर्थ, तात्पर्य, आश्रय सब कुछ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी एक चीज़ को आप मिस करते हो तो उसी समय सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और हमेशा जो एक सावधानी हमने आपको पहले भी बताई है कि एमसीक्यूज जब भी आप कर रहे हो, लाख आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो और आप 500% भी इस चीज़ के लिए श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन तब भी सारे ऑप्शन पढ़ेंगे आप, क्योंकि बिना ऑप्शन पढ़े अगर आपने अपने अंदाजे से टिक लगा दिया तो हो सकता है कि कोई आंसर उसके सिमिलर हो और उससे बेहतर हो, जहां लगाया जा सकता है वो आप मिस कर जाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि जब भी आपको आंसर पता हो उस पर श्योर नहीं रहना, जो सामने ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हमेशा पढ़ना। ऑप्शंस पढ़ना हमेशा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पार्ट हमने कराया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सभी कुछ मैं कंप्लीट करके आपके लिए सारे पैटर्न्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये सारे पैटर्न आपको मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और इसके सभी फ्री वीडियोज मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारे ऐप को जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो तीनों में से कहीं पे भी आप आओगे, इजी वे में आप सारे ये जो है वीडियोस दे सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस की एजुकेशन 100% फ्री देता है। तो इसका लाभ उठाइए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन साथ ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ेंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि आधा ध्यान आपका कहीं और है और आधा कहीं है, ऐसा नहीं। जब भी आपका मन करे तब पढ़िए, कम देर के लिए पढ़िए, मगर सॉलिड पढ़िए, ठीक है ना। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, और अभी काव्य खंड के और भी हमारे एमसीक्यूज बाकी हैं, तो उनको लेकर आऊंगी, यानी कि नए चैप्टर के साथ नया वीडियो शुरू करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।